कल्पना कीजिए कि एक बिल्कुल आदर्श समाज का निर्माण किया जा रहा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ तर्क हो, न्याय हो और व्यवस्था का राज हो। हाँ, मतलब सुनने में तो ये किसी यूटोपिया जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन अब मेरा एक सवाल है, इस परफेक्ट समाज को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले किसे बाहर निकाला जाएगा? मतलब क्या लगता है, शायद भ्रष्ट नेताओं को या फिर अपराधियों को? नॉर्मली तो कोई भी इंसान यही सोचेगा। है ना? लेकिन इतिहास के सबसे महान दार्शनिकों में से एक प्लेटो के अनुसार सबसे पहले जिन लोगों को राज्य से बेदखल किया जाना चाहिए वे हैं कवि, चित्रकार और कलाकार। सच में ये बात पहली बार सुनने में किसी को भी बहुत अजीब लग सकती है। हाँ, और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के इसी सबसे चौंकाने वाले अध्याय पर आधारित है। तो आज का हमारा मिशन बेसिकली ये समझना है कि आखिर एक पेंटिंग या एक कविता या एक नाटक से प्लेटो को इतना खौफ क्यों था? क्यों उन्होंने कला को समाज के लिए एक घातक जहर माना? देखिए, प्लेटो कोई साधारण विचारक तो थे नहीं। हम सब जानते हैं कि वे सुकरात के शिष्य थे और पश्चिमी दर्शन की नींव माने जाते हैं। बिल्कुल, उनका रुतबा बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली। ईसा पूर्व 3री या 4ठी सदी के एथेंस में बैठकर जब वे रिपब्लिक जैसे संवाद लिख रहे थे तो वे सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे थे। वे एक ऐसा ढांचा तैयार कर रहे थे जो अरस्तु से लेकर आज तक के विचारकों को प्रभावित करने वाला था। सही कहा। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि प्लेटो का दर्शन सिर्फ कला के बारे में नहीं था। ये मतलब सत्ता, नियंत्रण और मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल ताना बाना था। तो कला से वो इतना डरते क्यों थे? उनके इस डर की जड़ें दरअसल इस बात में छिपी थीं कि वे दुनिया की सच्चाई को देखते किस नजरिए से थे। तो फिर चलिए सीधी उसी नजरिए पे बात करते हैं। मैंने स्रोत सामग्री में पढ़ा है और उसमें एक सिद्धांत का बार बार जिक्र आता है, अनुकरण का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ इमिटेशन। हाँ, प्लेटो की फिलॉसफी का ये सबसे अहम हिस्सा है। इसे समझने के लिए हमारे स्रोतों में एमएच एब्राम्स की मशहूर किताब द मिरर एंड द लैम्प का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण दिया गया है। एब्राम्स ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। बिल्कुल। एब्राम्स कहते हैं कि प्लेटो की नज़र में कला को समझने के 4 अवयव या हिस्से होते हैं। पहला ये भौतिक जगत, दूसरा कलाकार, तीसरी वो कलाकृति और चौथा उसे देखने या सुनने वाला दर्शक। सही। लेकिन प्लेटो के लिए समस्या ये थी कि कलाकार का इस सच्चाई से, मतलब जो असली सत्य है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो सिर्फ नकल कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए यहाँ नकल से उनका मतलब सिर्फ किसी चीज को देखकर बना देना नहीं था। उनका मतलब एक भ्रामक और झूठी नकल से था। झूठी नकल, वो कैसे? प्लेटो पूरी तरह से एक अध्यात्मवादी दार्शनिक थे। उनका मानना था कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका एक परम विचार या कह लें आइडिया पहले से मौजूद है, जिसे ईश्वर ने रचा है। यानी असली सच्चाई सिर्फ वो आइडिया है। एग्जैक्टली। ये भौतिक दुनिया तो सिर्फ उस आइडिया की एक परछाई है। अब इसे स्पष्ट करने के लिए स्रोत में रिपब्लिक के 10वें अनुच्छेद का वो बहुत ही मशहूर पलंग वाला उदाहरण दिया गया है। अरे हाँ, वो पलंग वाला संवाद, सच में वो पूरी फिलॉसफी को एक झटके में सामने रख देता है। हाँ, अगर हम सुकरात और उनके शिष्यों के बीच की उस बातचीत को डिकोड करें तो उसमें पलंग के 3 स्तर बताए गए हैं। मैं बताती हूँ। पहला तो पलंग का वो मूल विचार जो शाश्वत है, जिसे ईश्वर ने रचा, है ना? बिल्कुल सही। और दूसरा वो लकड़ी का भौतिक पलंग जिसे एक बढ़ई ने उस मूल विचार को अपने दिमाग में रखकर बनाया। हाँ, और तीसरा स्तर क्या है? तीसरा है एक चित्रकार द्वारा कैनवस पर बनाया गया उस पलंग का चित्र। और यहीं पर प्लेटो का पूरा तर्कशास्त्र आकर टिक जाता है। बढ़ई ने जो पलंग बनाया वो ईश्वर के विचार की पहली नकल है। समझ रहे हो? लेकिन चित्रकार ने क्या किया? उसने बढ़ई के पलंग को देखकर उसकी पेंटिंग बना दी, यानी उसने उस चीज की नकल की जो पहले से ही एक नकल है। अच्छा, अगर इसे आज के संदर्भ में समझना हो तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी की जाए। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब वो पहली फोटोकॉपी शायद थोड़ी साफ हो, लेकिन अगर कोई उस फोटोकॉपी की भी एक और फोटोकॉपी निकाल ले तो क्वालिटी और सच्चाई दोनों धुंधली पड़ जाती हैं। बिल्कुल, वो तीसरी कॉपी ओरिजिनल से बहुत दूर होगी। प्लेटो भी शायद यही कह रहे थे कि कला सत्य से 3 कदम दूर है, मतलब थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। एग्जैक्टली। ये फोटोकॉपी वाला उदाहरण बहुत सटीक है, लेकिन इसमें एक और पेज है। प्लेटो की नजर में वो तीसरी कॉपी सिर्फ धुंधली नहीं है, बल्कि वो खतरनाक रूप से भ्रामक है। भ्रामक कैसे? मान लीजिए
एक चित्रकार एक जहाज की पेंटिंग बनाता है। अब देखने वाले को लगता है कि चित्रकार को जहाज के बारे में सब कुछ पता है। हाँ, दर्शक तो यही सोचेगा। जबकि असलियत में चित्रकार को ना तो समंदर की लहरों का ज्ञान है, ना नेविगेशन का और ना ही जहाज बनाने की इंजीनियरिंग का। वो सिर्फ रंगों से मतलब एक सतही भ्रम पैदा कर रहा है। ओहो। कलाकार सच्चाई को जाने बिना ही उसका भ्रम रच देता है और अज्ञानी जनता उस भ्रम को ही परम सत्य मान बैठती है। एक मिनट रुकिए, ये तर्क सुनने में दार्शनिक रूप से भले ही कितना भी वजनदार लगे, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा होता है। जी पूछिए। मान लीजिए कि कला सत्य से 3 कदम दूर है और मान लीजिए कि चित्रकार को जहाज बनाना नहीं आता, तो क्या हुआ? एक बुरी फोटोकॉपी या एक भ्रामक पेंटिंग से किसी राज्य की सरकार तो नहीं गिर जाती। ये तो है। तो एक कविता या नाटक से प्लेटो के उस आदर्श राज्य को भला क्या खतरा हो सकता था? ये बात कुछ हजम नहीं होती कि सिर्फ नकल होने की वजह से किसी को देश से निकाल दिया जाए। इसके पीछे जरूर कुछ और बात रही होगी। ये बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब हमें प्लेटो के चिंतन के दूसरे सबसे विवादित हिस्से की ओर ले जाता है। कौन सा हिस्सा? कला, भावनाएं और नैतिकता का टकराव। देखिए, प्लेटो को डर सिर्फ किसी झूठी पेंटिंग से नहीं था। उन्हें डर उस असर से था जो कला इंसान के दिमाग पर डालती है। अच्छा, दिमाग पर असर। हाँ, उनका स्पष्ट मानना था कि त्रासदी यानी ट्रेजेडी और सुखांतिकी यानी कॉमेडी जैसे हंसाने वाले नाटक इंसान के विवेक और तर्क का पतन करते हैं। तो क्या हंसना और रोना उनके हिसाब से बुरा था? प्लेटो के हिसाब से हाँ, ये नाटक इंसान के भीतर छिपे हुए उन आवेगों और कमजोर भावनाओं को भड़काते हैं जिन्हें हमेशा नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। स्रोतों में यूनान के महान कवि होमर के महाकाव्यों का जो उदाहरण दिया गया है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। बिल्कुल, होमर का उदाहरण इसमें एकदम फिट बैठता है। मैंने पढ़ा था कि होमर की रचनाओं में जब नायक या देवता रोते हैं या किसी त्रासदी का शिकार होते हैं, तो मंच पर वो नाटक देखने वाला बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी उनके दुख में डूब जाता है। हाँ, वो रोने लगता है, सहानुभूति से भर जाता है। एग्जैक्टली। और प्लेटो ने इस सहानुभूति और रोने धोने को स्त्रीण प्रवृत्ति करार दिया था। बिल्कुल, उनके अनुसार ये एक बहुत ही अविवेकपूर्ण कृत्य है, क्योंकि उनके लिए सच्ची मर्दानगी या ताकत भावनाओं को दबाने और हर हाल में धैर्य बनाए रखने में है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब क्या भावनाओं को महसूस करना सच में इतनी बुरी बात है? प्लेटो के नजरिए से तो ऐसा ही था। लेकिन हम आधुनिक लोग तो यही मानते हैं कि जो कला हमें रुला दे, जो हमारे भीतर करुणा और सहानुभूति जगा दे, वही सबसे महान कला है। अगर कोई फिल्म हमें किसी के दुख का एहसास कराती है, तो वो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है ना? हाँ, आज के समय में हम ऐसा ही सोचते हैं। तो फिर प्लेटो सहानुभूति को कमजोरी क्यों मान रहे थे? इस बात को एक आधुनिक व्यक्ति के नजरिए से देखना बहुत स्वाभाविक है, जहां हम भावनाओं को कैथारसिस या मन की शुद्धि का जरिया मानते हैं। लेकिन प्लेटो के आदर्श गणराज्य के ब्लूप्रिंट में भावनाओं के लिए कोई जगह थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि प्लेटो का मानना था कि एक परफेक्ट राज्य का संचालन एक दार्शनिक राजा को करना चाहिए। दार्शनिक राजा मतलब फिलोसोफर किंग। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ तर्क, बुद्धि और विवेक से फैसले ले। अब आप खुद सोचिए, अगर राजा किसी नाटक को देखकर भावनाओं में बहने लगे या जनता किसी त्रासदी को देखकर विचलित हो जाए, तो क्या वह समाज ठंडे दिमाग से तर्कसंगत फैसले ले पाएगा? शायद नहीं। प्लेटो के लिए भावनाएं तर्क रूपी व्यवस्था के बीच में एक वायरस की तरह थीं। जब कोई कवि भावनाओं को भड़काता है, तो वो बेसिकली राज्य के तर्कसंगत ढांचे को कमजोर कर रहा होता है। ओहो, तो यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि समस्या कला की सुंदरता या उसकी तकनीक से थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं। समस्या तो उस एम्पैथी या सहानुभूति से थी जो कला पैदा करती है। क्योंकि अगर जनता में एम्पैथी आ गई तो वे सवाल पूछने लगेंगे, वे तर्क के नाम पर थोपे गए कठोर नियमों का विरोध कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही गहरी राजनीतिक चाल मालूम पड़ती है। मतलब प्लेटो की समस्या कला से कम और सत्ता के छिन जाने के डर से ज्यादा थी। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। और इस राजनीतिक पहलू को समझे बिना हम प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को पूरी तरह से समझ ही नहीं सकते। हाँ, अब चीजें जुड़ रही हैं। तर्क और भावना की ये पूरी लड़ाई सिर्फ किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे आचरण तक सीमित नहीं थी। इसका सीधा संबंध समाज के नियंत्रण और सत्ता से था। स्रोत सामग्री भी तो यही बताती है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में समाज को 3 हिस्सों में बांटा था। हाँ, और वो 3 हिस्से क्या थे?
सबसे ऊपर तर्क, जिसका प्रतिनिधित्व दार्शनिक और बुद्धिजीवी करते थे। सही। बीच में शक्ति और साहस, जिसमें योद्धा और राजा आते थे। और सबसे नीचे भोग या वासना, जहां दास, कारीगर, किसान और श्रमजीवी वर्ग को रखा गया था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये काफी हद तक प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था जैसा ही लगता है ना? जहां समाज को जन्म और कर्म के आधार पर कड़े खांचों में बांट दिया गया था। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्लेटो ने उपयोगिता का तर्क गढ़ा था। हाँ, रिपब्लिक के दूसरे भाग में उनका एक बहुत ही स्पष्ट कथन है। जी, उन्होंने कहा था, जो उपयोगी है वही श्रेष्ठ है, जो हानिकारक है वही हीन है। सही कहा। अब इस उपयोगिता के तराजू पर एक कलाकार को तौल कर देखिए। एक बढ़ई जो पलंग बनाता है या एक किसान जो अन्न उगाता है, उनकी राज्य के लिए ठोस उपयोगिता है। हाँ, वे कुछ काम का बना रहे हैं। लेकिन एक कवि क्या करता है? वो सिर्फ शब्दों के जाल बुनता है, वो लोगों के मन में भावनाएं जगाता है। मतलब राज्य की नजर में वो बेकार है। हाँ, लेकिन सिर्फ अनुपयोगी होना ही कला के निर्वासन का इकलौता कारण नहीं था। सबसे बड़ा खतरा कुछ और ही था। और वो खतरा था यथास्थिति या स्टेटस को का टूट जाना। बिल्कुल। स्रोतों में इस बात का खास जिक्र है कि प्लेटो, होमर और यूरोपिडीज जैसे महान रचनाकारों से इतना चिढ़ते क्यों थे। इसका कारण ये था कि ये रचनाकार दासों के अधिकारों को, उनके संघर्षों को अपनी कविताओं और नाटकों में जगह देते थे। हाँ, जैसे स्पार्टकस का उदाहरण ले लीजिए। एग्जैक्टली। स्पार्टकस जैसे विद्रोहियों के संघर्ष का जब साहित्य में महिमा मंडन होता था, तो प्लेटो को ये अपने राज्य के लिए सीधा खतरा लगता था। वो नहीं चाहते थे कि कोई कवि दासों के मन में क्रांति के विचार डाले। और सिर्फ दास ही नहीं, ये कवि तो देवताओं को भी बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाते थे। हाँ, देवताओं को गुस्सा करते हुए, डरते हुए या छोटी छोटी बातों पर ईर्ष्या करते हुए दिखाया जाता था। और जब आम जनता ये देखती थी कि उनके देवता भी मानवीय कमजोरियों से भरे हैं, तो सत्ता और धर्म के प्रति जो उनका अंधा खौफ था, वो कम होने लगता था। सीधी सी बात है, अगर देवता गलती कर सकते हैं तो राजा भी गलती कर सकता है। बिल्कुल। अगर देवता स्वार्थी हो सकते हैं तो कुलीन वर्ग के लोग भी स्वार्थी हो सकते हैं। कला के माध्यम से जब ऐसी बातें समाज के सबसे निचले तबके यानी दासों और श्रमजीवियों तक पहुंचती थी, तो समाज में विद्रोह फैलने का डर पैदा हो जाता था। ये तो ऐसा लगता है जैसे आज के किसी तानाशाह ने इंटरनेट पर किसी वायरल वीडियो या मीम को बैन कर दिया हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। क्योंकि वो वीडियो उस तानाशाह को मजाकिया या कमजोर दिखा रहा है, या फिर किसी शोषित वर्ग के प्रति लोगों में सहानुभूति पैदा कर रहा है। प्लेटो को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जो इंसान नैरेटिव या कहानी को कंट्रोल करता है, वही इंसान पूरे राज्य को कंट्रोल करता है। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। और सदियों बाद दुनिया के कई विचारकों ने प्लेटो के इस दर्शन के पीछे छुपी हुई इसी राजनीतिक सच्चाई को पहचाना भी। जैसे ग्रामशी का जिक्र आता है स्रोत में। हाँ, इटली के प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक अंतोनियो ग्रामशी ने अपनी प्रिजन डायरी में प्लेटो के दर्शन की जो चीर-फाड़ की है, वो हमारे अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ग्रामशी ने जेल में बैठकर प्लेटो की इस पूरी फिलॉसफी के बारे में आखिर क्या निष्कर्ष निकाला? ग्रामशी ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्लेटो के दर्शन और उनके राजनीतिक कर्म में एक बहुत बड़ी फांक है, यानी एक बहुत बड़ा गैप है। अच्छा। प्लेटो दुनिया को ये बता रहे थे कि वो सत्य और आइडिया की खोज कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने कुलीन वर्ग को बचाने का जुगाड़ कर रहे थे। समझ रही हूँ। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय का यूनानी समाज दासों और मालिकों का समाज था। और प्लेटो खुद मातृ और पितृपक्ष दोनों तरफ से एक बहुत ही संपन्न और एरिस्टोक्रेटिक वर्ग से ताल्लुक रखते थे। ओहो, तो ये सारी दार्शनिक बहस असल में अपने विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने की एक तरकीब थी। बिल्कुल। मतलब सीधे सीधे ये कहने के बजाय कि हम दासों को दबाकर रखना चाहते हैं, उन्होंने इसे एक बहुत ही भारी भरकम दार्शनिक सिद्धांत का रूप दे दिया। उन्होंने कह दिया कि कला तो सत्य से 3 कदम दूर है। एग्जैक्टली, यही ग्रामशी की आलोचना का मूल बिंदु है। प्लेटो ने राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण के सवाल को एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक आवरण पहना दिया। कितनी चालाकी से। हाँ, उन्होंने कला पर सेंसरशिप लगाने के अपने राजनीतिक फैसले को एक दार्शनिक सिद्धांत बना के पेश किया। सुदीप तो कविराज जैसे विद्वानों का भी इस अध्ययन सामग्री में यही मत दिया गया है कि प्लेटो के लिए कला का प्रश्न कभी भी सिर्फ सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स का प्रश्न था ही नहीं। तो फिर ये क्या था? ये पूरी तरह से एक सामाजिक व्यवस्था को, एक कुलीन तंत्र को बनाए रखने का प्रश्न था।
दासों को जगाने वाले और राजाओं की कमजोरियों को उजागर करने वाले कवियों को देश निकाला देने की वकालत सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि शासक वर्ग की सत्ता पर कोई आंच ना आए। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को एक साथ जोड़कर देखें तो हमारे सामने एक बहुत ही अलग तस्वीर उभरती है। जी बिल्कुल। सदियों से हम प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को सिर्फ एक अकादमिक और दार्शनिक सिद्धांत के रूप में पढ़ते आए हैं, लेकिन असल में ये तर्क की कला वास्तविकता की झूठी कॉपी है। ये सिर्फ एक मुखौटा था, एक बहुत ही खूबसूरत मुखौटा। हाँ, प्लेटो का ये सिद्धांत एक बहुत ही धारदार राजनीतिक हथियार था। एक ऐसा हथियार जिसे आम जनता की भावनाओं को नियंत्रित करने, उन्हें तार्किक और सुन्न बनाए रखने और उनके भीतर उठ सकने वाले किसी भी तरह के विद्रोह को जन्म लेने से पहले ही खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। कवि और कलाकार चूंकि अपनी कला से लोगों को सोचने, महसूस करने और व्यवस्था पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकते हैं, इसलिए प्लेटो के उस कठोर आदर्श राज्य में उनके लिए कोई जगह बची ही नहीं थी। ये निष्कर्ष पूरी तरह से उन सभी स्रोतों और विद्वानों के मतों का निचोड़ है जिन पर हमने चर्चा की है। प्लेटो ने दर्शन शास्त्र के नाम पर सत्ता के नियंत्रण का जो ताना बाना बुना, उसका असर इतना गहरा था कि पश्चिमी दुनिया में सदियों तक कला और साहित्य को राज्य और नैतिकता के अधीन ही माना जाता रहा। ये सच में सोचने वाली बात है। हाँ, ये कला को सेंसर करने का इतिहास का सबसे पहला और शायद सबसे बौद्धिक प्रयास था। इस पूरी चर्चा ने मुझे एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले विचार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो क्या? आज के इस डिजिटल युग में हमारे आसपास प्लेटो वाला वो प्राचीन कुलीन तंत्र भले ही दिखाई न दे, लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया और इंटरनेट के एल्गोरिदम का एक बहुत ही शक्तिशाली और अदृश्य तंत्र मौजूद है। बिल्कुल है। और ये एल्गोरिदम क्या करता है? ये तर्क से ज्यादा हमारी भावनाओं को भड़काता है। ये हमारे डर, हमारे गुस्से और हमारी असुरक्षाओं को ट्रिगर करके हमारा ध्यान खींचता है, क्योंकि गुस्सा और नफरत किसी भी तार्किक बहस से ज्यादा तेजी से वायरल होते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समानांतर है। यहाँ प्लेटो कला से डरते थे क्योंकि वो भावनाएं भड़काती थीं। आज वही भावनाएं व्यापार और राजनीति का सबसे बड़ा टूल बन गई हैं। तो क्या हमें आज हजारों साल बाद फिर से प्लेटो के तर्क बनाम भावनाओं के उस प्राचीन द्वंद्व पर एक नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल है। क्या आधुनिक मीडिया और ये टेक कंपनियां वही काम नहीं कर रही हैं जिससे प्लेटो इतना खौफ खाते थे? यानी इंसान के विवेक और तर्क को सुलाकर उसके अनियंत्रित आवेगों को जगाना। ये सोचने वाली बात है। भले ही प्लेटो के इरादे अपनी सत्ता बचाने के रहे हों, लेकिन भावनाओं के मैनिपुलेशन को लेकर उनका जो डर था, क्या वो आज सच साबित नहीं हो रहा? ये एक ऐसा सवाल है जो श्रोताओं को जरूर सोचना चाहिए। ये इस पूरी चर्चा को इतिहास के पन्नों से निकालकर आज के हमारे स्मार्टफोन्स की स्क्रीन तक ले आता है। वाकई, जब हम प्राचीन दर्शन को आज की यथार्थ की कसौटी पर कसते हैं तो कई बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। बिल्कुल, ज्ञान की यही खूबी है। और ज्ञान के इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए इस ज्ञानवर्धक श्रृंखला को फॉलो करने वाले सभी श्रोताओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। जी हाँ। पश्चिमी दर्शन और साहित्य से जुड़े ये सभी बेहतरीन और गहरे विश्लेषण हिमांशु वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। और इस चैनल का जो मुख्य विजन है वो यही है कि विचारों की जटिल दुनिया को बहुत ही स्पष्ट और रोचक तरीके से आम जनमानस तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल। हिमांशु वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर न सिर्फ इसी तरह के उच्च स्तरीय वैचारिक कंटेंट अपलोड किए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ बेहतरीन नॉवेल्स, कहानियाँ और हर प्रकार का उत्कृष्ट साहित्यिक कंटेंट भी लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। ये एक बहुत ही शानदार पहल है। मकसद सिर्फ एक है कि दुनिया को देखने और समझने का हमारा नजरिया लगातार विस्तृत होता रहे। तो अगली बार जब कोई भी श्रोता किसी पेंटिंग को देखे या कोई भावुक कर देने वाली फिल्म देखे, तो बस एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि क्या वो कला आपको सचमुच आजाद कर रही है या किसी अदृश्य व्यवस्था का हिस्सा बना रही है। बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस गहरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।